वेलकम बैक। बजट के खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। एफवीआर को लेकर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और एफवीआर के लिए एक नए सिस्टम का ऐलान किया गया है। हम देखेंगे कि जब इसको डिटेल में ब्रीफ किया जाएगा तो हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जहां तक अब तक हमें समझ आ रही है, ये जो नेशनल फेसलेस सेंटर असेसमेंट सिस्टम का ऐलान किया गया है, इसमें सिस्टम के तहत टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के दरमियान कोई राबता नहीं होगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर भी एफवीआर को आपके रिटर्न पर कोई एतराज होगा तो आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, आप वो ऑनलाइन ही एतराजात दूर कर सकते हैं। नोटिस भी आपको ऑनलाइन ही आएगा, या ये भी कहा जा सकता है कि आप पोर्टल पर ही इसका जवाब जमा करा देंगे या अपलोड कर देंगे। ऑफिसर ऑनलाइन ही आपके दस्तावेजात पर जायजा लेगा और ऑनलाइन ही उसका जवाब दे देगा। तो ये इस तरीके से सिस्टम डिजिटाइज करने की जब हम बात कर रहे थे एफवीआर की, उस हवाले से ये सिस्टम है। पैदावार की जो मॉनिटरिंग है और डिजिटल इनवाइसिंग है, इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। एफवीआर में थर्ड पार्टी डाटा एंड टैक्स पेयर आउटरीच सिस्टम भी मुतारिफ कराया गया है। जब हम एफवीआर के हदफ की बात करते हैं और ओवरऑल ये बात करते हैं कि एफवीआर के अंदर क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो रिफॉर्म्स बहुत सारे इसका हम जिक्र करते हैं, लेकिन अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं इस हवाले से हम आपको ये बताते भी हैं। लेकिन यहां पर एक आम खबर भी दें कि वजीर खजाना ने सेनेट में भी फाइनेंस बिल पेश कर दिया है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, किरण नाज सीनियर एंकर, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। किरण नाज साहिबा, मैं आपको भी सबसे पहले शामिल गुफ्तगू करूंगा। जिस हवाले से हम इस वक्त देख रहे हैं पूरे बजट को और इसमें रिलीफ की बात कर रहे हैं, आप इस बजट को कैसे देख रही हैं? आज की जो बजट स्पीच थी और उससे पहले जो मुतालबात बिजनेस कम्युनिटी हो या दीगर सेक्टर्स हो की जानिब से सामने रखे जा रहे थे, उसके बाद जब ये बजट पेश किया गया है, एक तरफ तो उसमें हुकूमत के ऊपर कुछ प्रेशर्स भी थे, कुछ मसाइल भी थे। यानी कि हम ये भी देख रहे थे कि आखिरी वक्त तक भी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, लेकिन साथ में IMF के प्रेशर्स भी थे। ऐसे में इस बजट पर आपकी क्या राय है? प्रिया शाहजेब, सबसे पहले तो जिस तरह से आप ट्रांसमिशन को कंडक्ट कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, जहाँ तक बजट की आप बात कर रहे हैं तो बजट तो अभी नंबर आदाद शुमार हमारे सामने आना शुरू हुए हैं। जितना कुछ वज़ीर ख़जाना ने बताया है तो कुछ मुनासिब बजट लग रहा है। अगर मैं पिछले आदाद शुमार देखती हूँ, अगर मैं पिछले 2-3 साल के आदाद शुमार देखती हूँ तो उसके मुकाबले में तो कम से कम मुझे ये जो मौजूदा बजट है ये मुनासिब बजट लग रहा है। इसको आप बहुत ज़्यादा कोई अवाम दोस्त बजट या फिर कोई बहुत बेहतरीन बजट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ मुनासिब बजट है। जो बजट का तखमीना है वो 18 खरब 77 अरब रुपए से ज़ायद है। कौमी दिफा के लिए 3000 अरब का बजट है, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3675 अरब का प्रोग्राम है, बिस्प के लिए 838 अरब 17% का इजाफा इसमें हुआ है। और जो आपने आगाज़ में भी बात की ना कि इत्तेहादियों को मनाने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था और पिछले कई सारे दिनों से हम सुन रहे थे, और वो बजट जो कम से कम मैंने जब से वो रिपोर्टिंग शुरू की है, सहाफत शुरू की है, तो मैं कभी इस तारीख तक तो बजट नहीं लेकर मैंने देखा कि यहाँ तक के बजट को आना पड़ा हो। लेकिन आज 12 तारीख को अगर बजट पेश हो रहा है तो उसके पीछे जो रीजंस हैं वो इत्तेहादियों से मुशावरत, इत्तेहादियों को मनाना, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो एक यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब क्या कहा जाए कि पीपल्स पार्टी को मनाया गया है या पीपल्स पार्टी मनाने में कामयाब हो गई हुकूमत को, कि यहाँ पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें बाकायदा 17% का इजाफा हमें दिखाई दे रहा है। फिर इसके अलावा NFC के तहत सूबों को 8000 अरब से जायद मिलेंगे। कल और परसों जो हम चीजें देख रहे थे उसमें नजर आ रहा था कि जो सूबे हैं वो अपना अपना शेयर कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 8000 अरब से जायद का दिखाया जा रहा है। अहदाफ जो हैं वो आइंदा माली साल के लिए जो तरक्की की शरह है वो 4% है। अब मैं बार बार ये सोचती हूँ, और अब जब आप अगले हिस्से में दोबारा मेरे पास आएंगे तो मैं यकीनन आपको चार्ट्स के साथ सारे मनाजिर दिखाऊंगी, सारे नंबर्स दिखाऊंगी कि जिस वक्त हम ये सुन रहे थे कि मुल्क दिवालिया का शिकार होने वाला है, और उसी वजह से फिर हमने देखा था एक अदम एतमाद आई थी, और अदम एतमाद के बाद फिर हुकूमत ने टेक ओवर किया था। जो मौजूदा हुकूमत है उनका ही वो सारा सिलसिला चल रहा था जो आज तक पहुंचा है। लेकिन उस वक्त जो ग्रोथ 6 पॉइंट प्लस पे थी, आज तरक्की की शरह के लिए ये 4% रखा गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो यकीनन आपको भी अपने बाकी तमाम पैनलिस्ट के सामने जरूर रेस करना चाहिए कि जिस वक्त हम दिवालियापन की तरफ जा रहे थे उस वक्त हम 6 पॉइंट प्लस पे GDP ग्रोथ थी हमारी, और इस वक्त जो आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह है वो 4% रखी गई है। अबसार साहब, हम सूबों को कैसे मनाएं कि उन्होंने स्पेंडिंग के साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन भी करनी है? देखिए, सूबों को खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये आपने तो उनको नहीं सिखाना, वो हमसे ज़्यादा सीखे सिखाए हैं, पढ़े लिखे हैं। इशू ये है कि जब 18वीं तरमीम के लिए सूबों ने ज़ोर दिया, हमेशा से ज़ोर दिया, आपने तो मेरा ख्याल 2013 में शायद 18वीं तरमीम आई थी, ये 2012 में जब भी आई, उससे पहले कई दहाइयों तक ये बहस होती रही कि सूबों को इख्तियार मिलना चाहिए।
और 1973 के आइन के मुताबिक बनना चाहिए, जिसमें कंकरेंट लिस्ट थी और उसके अलावा सूबों को तो वो कंकरेंट लिस्ट में जितनी चीज़ें थी वो सूबों को जानी थी, नहीं गई थी। और वो जब उनका मुतालबा पूरा किया गया तो इसके बाद ऑटोमेटिकली सूबों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। प्रॉब्लम इसमें ये है कि मैं और आप जो कर सकते हैं वो ये है कि हम आवाम को इस बात के बारे में आगाह करें कि अब जो आपका पैसा है, आपका जो टैक्स मनी है, वो ज़्यादा सूबों के पास, आप जिस हैं उसके पास ज़्यादा पैसा है बजाय वफाकी हुकूमत के, ताकि वो अपने सूबाई हुकूमतों को अकाउंटेबल बना सकें। देखिए कुछ चीज़ों पे तो वफाकी हुकूमत का होल्ड है, जैसे पेट्रोल है, बिजली की कीमतें हैं, गैस है और कुछ टैक्सेस हैं, लेकिन अगर आप सूबाई हुकूमतों की तरफ देखें तो उनका जितना भी डिपेंडेंस है मेजरली वो उसी टैक्स जो वफाकी हुकूमत इकट्ठा करती है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो या वेल्थ टैक्स हो। तो ये और पैसा फिर वफाक के पास रहता कोई नहीं है, सूबों को उन्हें लाजमी देना पड़ता है। अगर कुछ हिस्सा इसमें सूबे भी जमा करना शुरू करें, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में जो है वो स्टेट ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करती है बजाय वफाक के। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है, हम इख्तियारात तो सूबे हमारे सारा चाहते हैं लेकिन ज़िम्मेदारी सारी नहीं चाहते। दूसरा फ़र्क ये है कि सूबों के पास जो इख्तियारात गए हैं वो अब नीचे ज़िला की सतह पे जाने चाहिए। ये कितना बड़ा लकूना है 18वीं तरमीम के बाद कि वफाक से पैसे सूबों के पास चले जाते हैं और सूबे फिर अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं। और ये वही वाला कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके बारे में सूबे एतराज़ करते थे वफाक पे, और 1973 के आइन के बाद 40-50 साल वो एतराज़ करते रहे कि वफाक हमें पैसा दे, हमें पता है कहाँ खर्च करने हैं। अब ज़िले ये कह रहे हैं सूबाई हुकूमत को, सूबाई दारुल हुकूमत को कि पैसा हमें दें, हमें पता है कि कहाँ पे खर्च करना है, लेकिन इस पर सूबाई हुकूमत मान नहीं रही। और उसी तरह तमाम सूबाई हुकूमतें बिहेव कर रही हैं जैसे वफाक उनके साथ करता था। तो अब ये सूबों का फ़र्ज़ है मेरे ख्याल में कि जो हक आपने ऊपर से लिया है वो नीचे लोगों तक पहुँचाएँ। शकील रामे साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं आपसे भी कमेंट चाहता हूं, जो मुतालबात, जो तहफ़्फ़ुज़ात बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से बिज़नेस की सरगर्मी बढ़ाने के लिए बातचीत की जा रही थी, इस बजट के बाद हम क्या कह सकते हैं? रिलीफ का तो कुछ हद तक ऐलान किया गया है, लेकिन आप बेहतर राय इस पर देंगे। देखें, अगर हम इस बजट को बागौर जायज़ा लें, या आपकी जितनी डिस्कशन हो रही है इस जगह पे भी या दूसरी जगह पे भी, तो सारी जो डिबेट है वो टैक्स के गिर्द घूम रही है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो डिबेट होनी चाहिए थी, कि ये घूमनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री किस तरफ जा रही होगी, एग्रीकल्चर किस तरफ जा रही होगी। क्योंकि किसी भी जो इकानमी है उसके जो फंडामेंटल पिलर हैं वो उसकी पिलर होता है, वो उसकी प्रोडक्शन सेक्टर होता है, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे होता है। हमारी इस दोनों सेक्टर्स की क्या पोजीशन है, क्या गवर्नमेंट इनमें क्या करना चाह रही है? अब देखिए, मैं इसको अगर बजट के साथ हम इकनॉमिक सर्वे को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लें, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब जो हमारी एग्रीकल्चर 2.68% उसकी हुई है, ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्री की करें तो 6.1% है। देखिए, जब इसको हम डाइसेक्ट करते हैं तो इंडस्ट्री की जो डिबेट है मेजर हमें नज़र आ रही है वो ऑटोमोबाइल में नज़र आ रही है और पेलर्स में नज़र आ रही है, जो कि टेक्सटाइल का पेलर्स और वीरिंग्स में नज़र आ रही है। वो भी अगर देखें तो गवर्नमेंट ने जो बेतहाशा सब्सिडी दी हुई है टेक्सटाइल को, जो इसकी टेक्सटाइल पॉलिसी के थ्रू, वो उसकी मरहून मिन्नत है। अगर हम देखें तो रियल ग्रोथ के जो पिलर्स हैं इंडस्ट्री में भी, वो भी हमें कोई इतने क्या कह लें कि स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। मगर एग्रीकल्चर की जो हमें नज़र आ रही है ग्रोथ, उसको मैं बहुत शानदार कहूँगा। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की तमाम एंटी फार्मर और एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के बावजूद हमारी एग्रीकल्चर ने कुछ ग्रोथ जो है कि वो शो की है। आज तो ये ग्रोथ बड़ी कम है। अगर हम देखें तो जीडीपी में इसका हिस्सा कितना है एग्रीकल्चर का, इसका हमारा लेबर फोर्स में कितना है? लेबर फोर्स में मेरा 37 और 38% है, जीडीपी में 23.44% है। यानी कि जो मेजर पिलर हैं वो आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है।
जब तक ये दोनों ठीक नहीं होंगे तो आप इकोनॉमी को ठीक करने की कैसे बात करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट के कहते हैं कि जो लास्ट ईयर कहते हैं कि वो उसकी इन्फ्लेशन नीचे आई, जब इन्फ्लेशन नीचे आई तो किस वजह से आई, मेनली वो जो आई थी इसकी हमारी फूड की जो प्राइसेस कम हुई। सही। फूड की प्राइसेस कैसे कम हुई कि आपने एग्रीकल्चर वालों को उसकी यानी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं दी। जिस तरह आप पिछले साल देखें कि जो वीट की प्रोडक्शन थी उसकी वो कहते थे 4,000 से ज़्यादा तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो लास्ट ईयर इनको रेट क्या मिला, 2,200 2,800। अब इस तरह की जब चीज़ें की थी तो ये शॉर्ट टर्म है, और जो हमें ग्रोथ भी नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल अभी भी सही। जो नजर आ रहा है वो हमारा फोकस जो है वो टैक्सेस पे है, यानी कि किसका टैक्स बढ़ा दो, किसी का कम कर दो। बिल्कुल, टैक्स कलेक्शन पे हमारा ज्यादा जोर है। नदीम मलिक साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा, जब हम बार बार ग्रोथ की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है। इस पूरे बजट में या स्पीच में मुझे तो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया है कि किसी किस्म के ऐसे रिलीफ की बात की जाए या ये बात की जाए कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से कम करनी है। कुछ टैक्स में रिलीफ की बात तो हो रही है, लेकिन बिजली का टैरिफ तो वैसे ही ज्यादा है, फिर उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हमारी ज्यादा ही है। तो और वजीर आजम दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इस बजट के बाद जो मईशत का पहिया है वो बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। ये ग्रोथ की तरफ फिर हम कैसे जाएंगे? बस आस रखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी रहमत करते कि हम ग्रोथ की तरफ चले जाएं। कोई स्ट्रेटेजी तो बहरहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बजट में आमतौर पर इनकम और एक्सपेंडिचर्स की डिटेल होती है तो ज्यादा फोकस बहस का मेरे ख्याल में टैक्सेस के ऊपर रहना या एक्सपेंडिचर्स के ऊपर रहना, वो उसकी बजट है ये एक आपकी फिस्कल स्टेटमेंट है तो उसी के ऊपर रहना चाहिए। अभी आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो टैक्सेस में 17.6% इन्होंने प्रोजेक्शन दी है अगले साल के लिए। 13,000 अरब का इस साल का टारगेट है, तो अगले साल के 15,264 की प्रोजेक्शन दी है। अब ये 17.6% की ग्रोथ जो है कमो बेश ये बन जाएगी आपकी 2,200 और 64 अरब रुपए। 2,264 अरब रुपए में से आपकी 4% इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रखी है और 8.2% की इन्फ्लेशन है, तो ये 12% की नॉमिनल ग्रोथ बनती है। जो ऊपर से 5.6% है या 6% की बाकी की जो ग्रोथ है वो ये कैसे लेंगे, वो एडिशनल टैक्सेस से लेंगे जो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किए। वो आपको मिलेंगे कि सेल्स टैक्स की हमने एग्जम्पशंस विड्रॉ कर दिए हैं, बड़ी एक महफूज सी टर्म। एक्चुअली वो सेल्स टैक्स लगना शुरू होता है तो जिस आइटम पे लगता है वो कहते हैं ये पहले एग्जाम था हमने लगा दिया, तो वो अभी डिटेल्स आना बाकी है किस किस पे वो लगनी है। वो मेरे ख्याल में बहुत सारे आइटम होंगे, 400-500 अरब के 600 अरब के इजाफी टैक्सेस की डिटेल आनी चाहिए, फिर पता चलेगा कि इन्होंने अगले साल का रेवेन्यू टारगेट कितना लेना है। जो मैंने आपको 12% की ग्रोथ बताई कि जीडीपी और इन्फ्लेशन के साथ बनती है, वो भी ऑटोमेटिकली पूरी 12% आती नहीं। 12% की नॉमिनल ग्रोथ आनी चाहिए आइडियली। हो सकता है उसमें से वो 12% की बजाय वो 8% आए या 9% आए। बाकी के लिए इन्हें इजाफी इकदाम लेने हैं, और वो इजाफी इकदाम जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है उसमें तो दो भी नजर नहीं है। वो फाइनेंस बिल या तो पढ़ के उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो या स्टेप बाय स्टेप जब ये ऐसा रोज जारी करेंगे तो उससे समझ आएंगे। जब आपकी ग्रोथ ना हो रही हो ना इकोनॉमी में, तो आपकी टैक्सेस की ग्रोथ नीचे चली जाती है। ये बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल। आपकी इकोनॉमी अगर फास्ट ग्रोइंग मोड में 6-7% से ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है कि आपको ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। अगर आपकी इकोनॉमी बिल्कुल आपने ग्रोथ स्टाइफल की हुई है, तो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर का नंबर है वो भी आपने लाइफ स्टॉक की ग्रोथ दिखा के ना, गधे घोड़े भैंसे हैं उसमें इजाफा दिखा के बनाया हुआ है, तो फिर आपको उनसे टैक्स थोड़ी मिलना है। गधे ज्यादा हो गया तो टैक्स ज्यादा थोड़ी आएगा। तो इन्होंने तो लाइफ स्टॉक की ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई हुई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर हो सकता है पिछले 3-4 सालों की कंटिन्यूस लो बेस के बाद इस साल ऊपर गया हो, लेकिन स्मॉल स्केल में नंबर तो सारा टेबल पे बैठ के प्रोजेक्शन से बनाते हैं, तो इनके नंबर्स में काफी इश्यूज हैं, जेन्युइन नहीं है वो नंबर्स। तो इनका बजट जो ओवरऑल जितना होना चाहिए था ना, एक आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए थी कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट एफडीआई आनी शुरू हो जाए। उस टाइप की तो दो इकदाम भी नहीं है। कोई एक चीज बता दें हम लोगों को बता सकें कि ये काम करने से ये शुरू हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो टैक्सेस की शरह इन्होंने कम किया वो दुरुस्त काम किया है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में असल टारगेट और असल जो चैलेंज है, बल्कि टारगेट भी कहना चाहिए, चैलेंज ये है कि ब्लैक इनकम है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही। तो आप उसको 1%, 1.5% की शरहों से टैक्स करें, सिर्फ उसको कोशिश करें कि वो टैक्स नेक्स्ट में वो असासे आने शुरू हो जाए। इन्होंने किया ये कि टैक्स लगाया तो सीधे 4-4% से 5-5% से लोग उसके ऊपर फिर वो करते हैं कि वो जो वैल्यू 10 करोड़ का सौदा है 5 करोड़ का डिक्लेयर करते हैं, टैक्स उतना मिलता नहीं है। तो आप स्टार्ट ही लो बेस से, लो रेट से शुरू करें, 1%, 1.25%, 1.5% इस शरहों से शुरू करें, ताकि किसी के पास बेईमानी करने के लिए इंसेंटिव ना हो और वो तमाम असासे जो आपके टैक्स नेट में आने शुरू हो जाए। दुरुस्त है, लेकिन बियॉन्ड दैट अगर रियल एस्टेट से आगे निकलते हैं तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन सी पॉलिसी है जिसके नतीजे में हम ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, जॉब क्रिएशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आपकी पिछले 4 साल की एवरेज ग्रोथ रेट जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत के नीचे, पीडीएम
पहले वाली भी और पीडीएम दूसरी करंट वाली भी मिला लें तो 2.3% एवरेज जीडीपी ग्रोथ है इनकी 4 साल की, 2.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट तो आसमान को छू रही है। ये कहते हैं हमने बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दे दिया, ग्रोथ नाम की इसमें कोई चीज नहीं है, ना इससे डेवलपमेंट होगी ना सरमायाकारी होगी। बिल्कुल। और अफसार साहब, ज़ाहिर है जब हम बजट को देखते हैं तो उसका ज़्यादा मकसद यही है कि किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मलिक साहब भी जिक्र कर रहे हैं, बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हम जैसे कि देख रहे हैं उसका जो रेट है, परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो टैक्स हदफ FBR के लिए रखा गया है, ये 18,771 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है, ये भी हम देख रहे हैं कि ये मुसलसल बढ़ता जाएगा। सॉरी, 15,267 अरब का, इसमें 265 अरब इजाफी हैं। ये इजाफी टैक्स फिर कहां से कलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा अगर टैक्स नेट ब्रॉडन नहीं होता? देखिए, जो छोटे ताजरों के लिए नई स्कीम उन्होंने अनाउंस की है उसमें से कुछ होगा, और वैसे भी एक ग्रोथ होती है, जो भी नॉर्मल ग्रोथ होगी इकोनॉमी में उससे टैक्स ग्रोथ में जो कमी आएगी वो है प्रोजेक्शन। और तीसरी चीज़ ये है कि जितना भी टैक्स आपका कलेक्ट हुआ हो या टारगेट अचीव हुआ हो या ना हुआ हो, पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा ही रखा जाता है, और इसलिए ताकि FBR ज़्यादा काम करे, जो कि वो नहीं करता। और यही बदकिस्मती की बात है। कल वो नाराज़ भी हो गए। परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में FBR के चेयरमैन राना शहबाज, हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर, उनको बारे में उन्होंने बातें शुरू कर दी। तो ये इससे लगता है कि उनके आसाब शायद चटक गए हैं, और प्रेशर इतना है, इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है FBR के लोगों को दिए गए पिछले साल, टारगेट्स फिर भी अचीव नहीं हुए, और करप्शन इतनी है, और हर बंदा डरता है टैक्स वालों से। इसलिए नहीं कि वो टैक्स देना नहीं चाहता, इसलिए कि ये तंग बहुत करते हैं। और अभी जो बात हो रही थी 1 पेज का वो होगा टैक्स रिटर्न, बाकी सबके लिए 1 पेज का क्यों नहीं है? इतने लंबे लंबे वो फॉर्म्स होते हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई टैक्स कंसल्टेंट भी हायर करना पड़ता है। खैर, ये टैक्स रिटर्न की तो आप टैक्स कलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं। इकॉनमी की जब आपने बात की है कि इकॉनमी ग्रो कैसे करेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ नहीं रही, लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी में। ये जैसे अभी नदीम मलिक साहब जिक्र कर रहे थे, 4 साल इस हुकूमत को तो हो गए हैं, 5वां बजट इन्होंने पेश किया है। चले आप ना 4 साल ना माने, 2.5 साल तो हो गए ना, आधी इनकी जो टेन्योर है वो गुजर गया। अब आधी टेन्योर के बाद मतलब ये है कि अब डहलान की तरफ सफ़र जारी है। डहलान की तरफ जब सफ़र जारी होता है ना, तो फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करता, वो और नीचे जाता है। इनके पास पहले ही 2 साल या पहला साल बहुत अहम होता है, फिर दूसरा साल बहुत अहम होता है, उसमें आपने पॉलिसीज़ लानी होती हैं, उसमें आपने अट्रैक्ट करनी होती है इन्वेस्टमेंट। लोगों के जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर ख़ास तौर पे, और लोकल इन्वेस्टर भी, उनको बताना होता है कि हमारी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी है, वो नहीं है हमारे। फिर हमारा जो जुडिशल सिस्टम में जो ख़राबी है, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान में। फिर आपने जिस तरीके से ये PIA की प्राइवेटाइजेशन की है, और की भी है कि नहीं की, अभी यही नहीं समझ आ रही। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जिसे कहते हैं सिरे चढ़ा हो। जब कोई काम भी सिरे नहीं चढ़ता तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप यही करते हैं कि आप ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम हैं, इनमें आप इजाफा कर देते हैं लोगों को खुश करने के लिए, अपने सियासी इत्तेहादियों को खुश करने के लिए। मेरी इस पे एक अपनी राय है जिस पे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है। उनका ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा काम है और गरीब की जेब में पैसा जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि जितना ये पैसा है 838 बिलियन रुपीस, मतलब तकरीबन 1 ट्रिलियन के करीब ये रकम पहुंचने वाली है, और ये 1 साल में आपने देना है। इसमें कितना खुर्द होता है, कितना असल लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। और फिर इसके बाद ये है कि जब आप एक कौम को, ये इंसान की नफ्सियात है, जब आप किसी भी शख्स को, मुझे आप घर बिठा के पैसे देना शुरू कर दें, मैं भी काम करना किसी वक्त छोड़ दूंगा, या इंसेंटिव कम हो जाएगा मेरे लिए काम करने का। इसकी बजाय इस पैसे को, यही पैसा आपने देना है गरीबों को, उनकी जेब तक पहुंचाना है, कोई इंसेंटिवाइज करते हैं इसको, कुछ तो बेंचमार्क्स रखते हैं कि आप ये कर लें, वो कर लें, यहाँ पे ये स्किल हासिल करके ये काम शुरू कर दें तो आपको ये इतने पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। या आप उनके लिए
जो उन्होंने चीज़ें ख़रीदनी हैं वहाँ पे उन्हें किसी और तरीके से आप जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी लें, ये नहीं हम कर रहे। हम ये कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, पेट्रोल पे भी टैक्स है, आप बिजली के बिल में कितने टैक्सेस आते हैं, आपने चाहे बिजली कम इस्तेमाल की हो, चाहे आपके घर में 20 एयर कंडीशनर लगे हों, सारे टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं। एक एसी लगा हो या 20 लगे हों, सारे टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर इसी तरह पेट्रोल में 1 लीटर भी आपने ख़रीदना है तो भी टैक्स देना है, आपने 100 लीटर ख़रीदना है तो भी टैक्स देना है। लेकिन जब आप बात करते हैं भी जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, अब गाड़ियाँ गिनने कितनी हैं इस मुल्क में बड़ी, उनके ओनर्स कितने हैं, क्या वो सब टैक्स नेट में हैं? एक कनाल के कितने घर हैं इस मुल्क में, यानी एक कनाल या उससे बड़े, वो टैक्स नेट में हैं? जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं लोग कितने हैं? वो ये क्लब्स हैं, बहुत सारे एलीट के क्लब्स हैं, इनके मेंबर्स हैं, वो कितने टैक्स नेट में? मैं कितनी चीज़ें आपको गिनवाऊँ। हज और उम्रे पे लोग इतना जाते हैं हर साल। मतलब कुछ तो ख्याल करें ये कि आम आदमी को आप निचोड़े जा रहे हैं और फिर गरीब की मदद के नाम पे 838 अरब रुपया और जाता है, जो एक हमारे जो लीकी सिस्टम है, हमारा करप्ट सिस्टम है, उसमें से बहुत सारा लीक हो जाता है। वो आम आदमी तक जो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच सकता। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ, कलेक्शन में भी और एक्सपेंडिचर में भी, दोनों तरफ ही हमारा निज़ाम जो है वो इस वक्त ख़राब हो चुका है। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि इंडायरेक्ट टैक्सेशन की भी बात करें, ज़्यादातर हम उसी पर रिलाई कर रहे हैं। लेवी के लिए, यानी कि जो जिसको पेट्रोलियम सरचार्ज का नाम दिया गया है, उसके लिए तो हम 5 साल का प्लान भी दे देते हैं कि हमने उससे कितना पैसा इकट्ठा करना है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, एक ब्रेक शाम वापस आएंगे, फिर बजट पर डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद जवाद साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं बिजनेस फोरम के, और खालिद महमूद रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अहमद जवाद साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। आइंदा माली साल के लिए जो बजट पेश किया गया है और इसमें जो अहदाफ रखे गए हैं, जिस हवाले से हम देख भी रहे हैं, एक तो इस हवाले से कमेंट कीजिएगा। सेकेंडली, जो इसमें रिलीफ की बातें सामने आई हैं, वो सैलरी क्लास हो या वो बिजनेस कम्युनिटी हो, एग्रीकल्चर के लिए हमें कहीं इसमें कोई रिलीफ ना दिखाई दिया, ना कोई बात हुई। शायद उसकी वजह यह भी है कि वो जिम्मेदारी सूबों की है। इस बजट पर सबसे पहले आपका क्या कमेंट है? जी बहुत शुक्रिया। इसके जो आज का बजट पेश किया है वज़ीर ख़जाना साहब ने, उसमें यकीनन जो आपकी शेड्यूल क्लास को उन्होंने टैक्सेशन में रिलीफ दिया है, उसको हम वेलकम करते हैं। इसी तरह जो सुपर टैक्स में उन्होंने 50 करोड़ तक की जो स्लैब को उन्होंने एग्जाम कर दी है, एक अच्छी चीज़ है। जो आप ख़ासतौर पे आपका जो एक मीडियम एंड एसएमई सेक्टर होगा, उसको एक रिलीफ मिलेगा इंडस्ट्री के अंदर। और जो फिर 50 करोड़ से ऊपर का जो थ्रेश होल्ड होगा, उस पर उन्होंने 10% से 8% कर दिया, 2% की कमी की है। तो ये किसी हद तक हम समझते हैं कि जो आपकी टैक्सेशन को रैशनलाइज किया गया है इस आज की बजट तकरीर में। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, बड़ी मायूसी हुई है सुन के कि ज़राअत जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। हालांकि हमने अपनी बजट तजवीज़ में बड़ी प्रिसाइसली रिकमेंडेशंस दी थी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, लेकिन आज के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसको बिल्कुल ओवरलुक कर दिया। और इसी तरह कॉटन जिनिंग का शोबा, जिसका इन्होंने इस साल हदफ रख दी है, 2.1% हदफ रख दी है। और लास्ट ईयर जो आपका 25-26 क्लोज हो, कॉटन जिनिंग ने अचीव किया है 0.1%। तो जब एक शोबा 0.1% उसने अचीव किया और अगले माली साल के लिए 2.1% रख दी है, वो 2% की ग्रोथ कहां से देगा? कि जब आपने कॉटन रिवाइवल के लिए, जिसको हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं, उसके लिए आपने इस बजट में कुछ भी चीज नहीं रखी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मुतअद्दिद मीटिंग्स के अंदर ये कह चुके हैं कि हमने कपास की बहाली करनी है। अब हम एक दफा फिर कॉटन इंपोर्टेड कॉटन हम लेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, और तकरीबन हमारी एस्टीमेट मुताबिक हम $1 अरब की कॉटन इंपोर्ट करेंगे इस अगले माली साल के अंदर। जो आपके जो उसका प्रेशर पड़ेगा आपके फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर। आप एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा था,
और ये कहना गलत कि ये सूबों का मामला है नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब आती है वो आज भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज नथिंग रिलेटेड विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आपकी तीन मेन चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आती हैं, जिसके अंदर आपका जो खादें हैं, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, बिल्कुल। उनकी ड्यूटीज, उन पे टैक्सेस, इसी तरह जो जरी ट्यूबवेल्स हैं उनके टैरिफ्स, आपके सीड है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, ये आपकी पेस्टिसाइड्स हैं, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक बेसिक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है फॉर द स्मॉल फार्मर, फॉर द मीडियम फार्मर और फॉर द लार्ज फार्मर। अहमद जवाद साहब, आसान अल्फाज में हम ये कहें कि बजट में सनतों के लिए या इसके लिए या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम हमें दिखाई नहीं दे रहे। देखें जी, अभी तक ग्रोथ की डायरेक्शन कोई बजट में नजर हमें नहीं आई। एक्सपोर्ट के अंदर आपने वो कुछ सेंट्स आपने टैक्सेशन में रिलीफ दिया है एडवांस इनकम टैक्स की मद में, वो तो आटे में नमक के बराबर आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ की तरफ हमें इस बजट में कोई चीज नजर नहीं आई। एग्रीकल्चर से आपने जो 4% का जीडीपी ग्रोथ टारगेट रखा है आपने, आप अगर उसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर माइनस कर दें तो मुझे आप बता दें कि ये जीडीपी का जो 4% टारगेट आप अचीव ही नहीं कर सकते। और इतनी हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जब आपकी फर्टिलाइजर इतनी ज्यादा है, एक्सपेक्टेड था बजट स्पीच से पहले कि डीएपी की खाद के अंदर कुछ सब्सिडी आ रही है, और हम इसको एक बड़ा सरप्राइजिंग था हम लोगों के लिए अगर आ जाती, लेकिन वो भी नहीं आया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बिल्कुल इन्होंने, हम लोग फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जरूर कहते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एग्रीकल्चर को उठा के इन्होंने ऐसे साइड पे फेंका है जैसे वो शो जिसका शेयर हमारी जीडीपी में 20% से ज्यादा है। खालिद महमूद रसूल साहब, सबसे पहले तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि एग्रीकल्चर को बिल्कुल इग्नोर कर देना या ओवरलुक कर देना, और साथ में जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इसमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए या सनतों के लिए तो किसी किस्म के हमें कोई इकदामात या कोई प्लान दिखाई नहीं दिया। देखिए जी, इसमें दो बात है। जहां तक ये अपना कॉटन के हवाले से बात की जा रही थी या एग्रीकल्चर के हवाले से बात की जा रही थी, अच्छा ये सब्जेक्ट जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट है फेडरल और प्रोविंस के दरमियान में। कुछ फराइज जो है वो मैक्रो लेवल के ऊपर फेडरल के पास हैं, और बाकी जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस और बाकी चीजें प्रोविंस के पास हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन ही की बात कर लेते हैं, तो कॉटन हमारे यहाँ एक ज़माने में 12 मिलियन बेल्स पर एनम हुआ करती थी, लेकिन ये है कि प्रोविंसेस ने ये किया कि चावल और जो गन्ना है उसकी जोनिंग में चेंज करते करते एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री होने के बावजूद हमने जो है वो पिछले 15-20 सालों में ग्रेजुअली जो है वो क्रॉप साइज, जो एकरेज है वो गन्ने का और चावल का बढ़ाते चले गए, और कपास जो दी गई तो आज का फिनोमिना तो नहीं है, ये तो पिछले 15-20 साल से चल रहा है। अब इसमें यह है कि वही पावरफुल ग्रुप जो है ना वो शामिल है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और उनकी क्योंकि शुगर मिलें भी हैं और चावल का भी है, तो लिहाजा ये बहुत सारी चीज़ों में मिलजुल के चलना पड़ेगा। लेकिन अफसोस ये हुआ है कि एग्रीकल्चर में हमारी जितनी मेजर क्रॉप्स हैं उसमें गंदम भी शामिल है, उसमें कपिल है, उसमें दालें भी शामिल हैं और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रोविंसेस भी अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो निभाने में नाकाम रहे हैं। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैकेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे बीज डेवलप करने के जो वाटर रेजिस्टेंट भी हों, क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी हों, जिनकी यील्ड बेहतर हो। और इसी तरह फिर ये है कि जो इम्पोर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स इंपोर्ट होती हैं या बीजों की इंपोर्ट है, या जिस तरह ये इंपोर्ट्स के सिलसिले में जिस तरह बात कर रहे थे मेरे भाई, तो उस सिलसिले में हुकूमत जो है वो प्रोविंसेस एज वेल एज इस बजट में कोई खास चीज़ ऐसा मौजूद नहीं है। बस वो ये है कि एक टारगेट रख दिया गया है और उस टारगेट को अचीव कैसे करना है उसके लिए एक वाज़ेह इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है कि उसमें एग्रीकल्चर पे जिस तरह का हमारा पिछले साल गुजरा है उसी तरह का ये भी गुजरेगा, मीनिंग बाई कि उसमें कोई उसके लिए खास किक स्टार्ट के लिए या ग्रोथ के लिए कोई रेसिपी ऐसा सच नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आप करें एक्सपोर्ट्स की, हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट्स है वो 55 से 58% तक तकरीबन जो है ना वो टेक्सटाइल्स की है। अब ये है कि हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल्स के ज़माने में एक्सपोर्ट्स का उरूज शुरू हुआ था तो इसलिए हुआ था कि हमारी इंडिजिनस कॉटन अच्छी क्वालिटी की और सफिशिएंट होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वो कॉटन रिड्यूस होती गई, उसको हमने इंपोर्ट से पूरा किया, जो कि हमने अपना बेसिकली ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया। और अब सूरत हाल ये है कि हमारी जो टेक्सटाइल्स की मिलें हैं, खासतौर पर स्पिनिंग की और वीविंग की भी, अच्छा उनका मेजर दारोमदार जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो एक तो रॉ मटेरियल जो है वो शॉर्ट हो गया, और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जब मंगवाते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। दूसरा उनका मेजर इनपुट जो है वो आ जाता है पावर का। अब पावर जो है वो पिछले काफी सालों से हमारी रीजन में इस वक्त ज्यादा है। तीसरी ये चीज आ जाती है मार्कअप्स का, या जो इंटरेस्ट का बर्डन आ जाता है। अब इंटरेस्ट का बर्डन भी हमारा पिछले 2 साल पीछे चले जाएं तो 35%, मतलब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था कि हमारे यहाँ जो मार्कअप चार्जेस है बहुत ज्यादा थे, आज भी ये डबल डिजिट में है।
अब इन तीनों चीजों को इकट्ठा कर लें तो इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस जो है ना वो कंसेक्टिवली डिक्लाइन होती गई है, कमजोर होती बिल्कुल गई सही। है। इस बजट में कोर्स करेक्शन इंडस्ट्री की कंपेटिटिव बहाली के लिए नहीं है। अब कंपेटिटिव होगी तो फिर आपकी एक्सपोर्ट होगी। हाँ, उसके ऊपर आपने टैक्स रिलीफ दे दिया, उसकी इनकम के ऊपर ये है वो है। अच्छा, ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती जितनी कि आपकी कंपेटिटिवनेस को रीगेन करना बिल्कुल था। कंपैरेटिवनेस बहुत मैटर करती है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि एटलीस्ट बिजली तो हम सस्ती कर सकें, और ज़ाहिर है जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का हमारा सही होगा, उसमें कोई बेहतरी आएगी, तभी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। बिजली की कीमत नहीं हम कम कर पा रहे हैं। अफसार आलम साहब, एक यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है बिजनेस को लेके। किसी इंडस्ट्री से बात होती है, कहीं बात होती है, हमारी हुकूमत अभी तक बिजली का रेट नहीं कम कर पाई है। और वो चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, एग्रीकल्चर में भी बिजली इस्तेमाल होती है, कहीं पर भी किसी सेक्टर की भी हम बात करेंगे, वहां पर सबसे पहले बात ये होती है कि जो बिजली के टैरिफ हैं वो कम किए जाएं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि फिर वही बात होती है कि एनर्जी टैरिफ कम किए जाएं। एनर्जी टैरिफ कम करने के लिए हुकूमत कोई इकदाम क्यों नहीं उठा पा रही? या अब तो हम ये भी कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेटिव एक अरेंजमेंट हुआ है प्रोविंसेस के साथ, उसके बाद कोई फिस्कल स्पेस भी पैदा हो जाएगी हमारी विफाक के पास, तो क्या उसके बाद हम कोई ऐसा कंपैरेटिव रीजनली अगर हम देखें तो कंपैरेटिव हो सकती है हमारी इंडस्ट्रीज कि एटलीस्ट उनको सस्ती बिजली मिल सके? आपने एक बड़ी एक ऐसी बात कर दी है जो हुकूमत को समझे आपने नया आइडिया दे दिया है कि फिस्कल स्पेस आपके पास आ रही है, पैसे सूबों से आ गए हैं, साथ आप बिजली के रेट्स की बात कर रहे हैं, तो हुकूमत अब सोचेगी हम तो कई दिनों से आइडियाज ही दे रहे हैं अफसार साहब, कैपेसिटी बिल्डिंग वालों को दे दें, IPPs को कैपेसिटी बिल्डिंग के पैसे दे दें। नहीं, वो हमें और आपको नहीं मिलेंगे, वो IPPs के ओनर्स को मिल जाएंगे कि जी देखिए हम तो बिजली का बहरान हल करें। मसला ये है कि अभी कुछ देर पहले मुझे उनका नाम नहीं पता है, जो अभी साहब फरमा रहे थे, शुगर केन और कॉटन की बात कर रहे थे, खालिद साहब। अब अगर आप, एक बहुत पुरानी फिल्म है 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोसेस, वो बड़ी पुरानी मूवी है, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर दिखाया गया है जो तकरीबन आज से समझ 5000 साल पुराना है। उसमें फ़िरौन के सामने उसके दरबार में लोग आ रहे हैं और उसमें एक शख्स ऐसे कपड़े का थान खोल के ऐसे फेंकता है, जैसे हमारी दुकानों पे लोग कपड़ा दिखाते हैं। तो वो ये किरण बहुत गौर से सुन रही है, इनको पता है कपड़ा लेने जाते हैं तो ऐसे फेंकते हैं। तो ऐसे फेंका ना, तो साथ उसने कहा दिस फैब्रिक इज़ फ्रॉम द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ये उस फिल्म का डायलॉग है जो आज से मेरा हाल 20 साल पुरानी फिल्म बनी है और बनी है 5000 साल पर। तो आप सोचिए उस वक्त 5000 साल पहले भी इस खित्ते से कॉटन कहाँ जाती थी। तो कॉटन हमारी इतनी एक स्ट्रॉन्ग हमारी प्रोडक्ट थी, हमने उसको तबाह कर दिया। सारा जो इलाका था कॉटन के लिए मशहूर, और शुगर केन से रिप्लेस किया, जो हमारा पानी चूस रहा है, और उससे हम शुगर ही पैदा नहीं कर रहे, हम लोगों को शुगर का मरीज़ बना भी रहे हैं। तो अगर चीनी लेनी है आपने तो बाहर से मंगवा लें, इतनी क्या। और चंद एक जो पाकिस्तान के अजला हैं जहाँ पे ये फिजिबल है गन्ना उगाना, आप वहाँ तक महदूद रखें। लेकिन मसला क्या है? मसला है इलीट कैप्चर। IPPs जो हैं, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी बड़े मजबूत और वेल नेटवर्क्ड लोग हैं, और शुगर मिलें जिनकी हैं वो भी बड़े मजबूत और वेल नेटवर्क लोग हैं। अब जब आप पॉलिसी किसी मुल्क की बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी, तो फिर इकोनॉमी का यही हाल होगा जो है इस वक्त। और अगर आपने गवर्नेंस नहीं बेहतर करनी तो फिर इकोनॉमी भी नहीं हो सकती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना, हमारा जुडिशल सिस्टम जो है, जिसके फैसले आ चुके हैं माजी में, इसमें इकोनॉमिक रिलेटेड डिसीजन, उसने जितना नुकसान पहुंचाया वो अलग, हमारी पॉलिसीज़ अलग। तो फिर कौन आएगा यहाँ इन्वेस्ट करने? तो हम इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं करें। ना यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ना यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म हुकूमत है। अभी मैं पिछले हर चंद महीनों बाद एक कॉलम नवीस हैं, वो एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं, ठीक है, कि हुकूमत जा रही है या आ रही है। पूरा मुल्क अफवाहों की ज़द में। अब मुझे बताएं, मैंने मेरे पास एक घर है, एक घर है मेरे पास, अब बस रह गया, बाकी सब महंगाई की नजर हो गया, या बेरोजगारी, वो वाला घर नहीं। अच्छा, वो तो एक, हाँ, मतलब जिसमें रहता हूँ मैं ना, वो जो खबरों की है वो तो एक सेविंग थी, वो भी खैर हुकूमत ने कब्जा करने की कोशिश की है। मैं ये कह रहा हूँ कि कई सालों से ये सोच रहा हूँ बेच दूँ,
और कहीं और दूर जाके बना लूँ, कुछ पैसे बच जाएंगे। और हर वक्त ये लगता है यार कुछ अर्सा रुक जाऊं, शायद थोड़ी कीमत बेहतर हो जाए, और हो ही नहीं रही। तो कीमत कम तो नहीं हुई अभी ये इसमें? मलिक साहब से बात हो रही थी ब्रेक में, मैंने कहा जी कीमत मैंने कहा कम तो नहीं हुई? क्या अरे कह रहे कम हैं? तो नहीं हुई कीमत, कम हुई है, सीरियसली कम हुई है। मलिक साहब से मैंने पूछा कि क्या प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्होंने कहा बेहतर हो जाएंगी। और ब्रेक में मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि 4 साल पुरानी प्राइसेस तक पहुंच सकती हैं। अब मैं आपको एक पाकिस्तान में मैंने रहना है, हमेशा यही रहना मरना। एक बंदा जो बर्लिन में बैठा है, लंदन में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो यहाँ इन्वेस्ट करने क्यों आएगा? उसे पता ही नहीं है कि आज अगले कॉलम के बाद हुकूमत होगी या नहीं होगी। अगर नई हुकूमत आएगी वो कौन सी पॉलिसीज़ लाएगी, वो पिछला सारा उखाड़ देगी, सबको नैब पकड़ के ले जाएगा, कुछ पता नहीं है इस मुल्क में क्या होगा कुछ अरसे बाद। तो ये जो बेयकीनी है ना, इसमें पैसा नहीं आता, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी। और जहाँ तक ज़राअत की बात है, एग्रीकल्चर की, वो बात ठीक है उनकी, वो प्रायोरिटी भी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है वो। वरना मैंने आपको बताया कितना ज़रखेज़ खित्ता है दुनिया का, सबसे ज़रखेज़ खित्ता है। और अब जितनी हिस्ट्री है यहाँ पे, जो अभी तक हिस्ट्री डिस्कवर हुई है, सबसे पहली सिविलाइजेशंस मेहरगढ़ थी, बलूचिस्तान। और अफसार साहब जिन रुकावटों का जिक्र कर रही है हुकूमत, उनकी अगर उसका भी मैं आपसे ज़रा कमेंट ले लूँ, जिन रुकावटों का जिक्र कर रही है कि जिस वजह से हम ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहे, वो 3 फैक्टर्स उन्होंने जो बताए हैं कि उसमें मिडल ईस्ट क्राइसिस है, उसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे, जो हमारी एग्रीकल्चर है वो फ्लड्स की वजह से उसका इतना नुकसान हो गया, फिर जो ट्रंप के टैरिफ हैं वो एक बहुत बड़ा मसला था। यही सारे मसाइल हैं, ये जब नहीं थे तो तब हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। या मेरे से बात सवाल करें? अफसार साहब से सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। ये जंग देखें 28 फरवरी को शुरू हुई है। 28 फरवरी से पहले क्या यहाँ पे लोग लाइन लगा के इन्वेस्टमेंट ला रहे थे? नंबर 1। नंबर ट्रंप के जो ये टैरिफ है, ये भी आज से कोई 8-10 महीने पुरानी बात है। इससे पहले के देखें, अगर आप ईमानदारी से बात करेंगे तो 4 साल से 5वां साल शुरू हो गया इस हुकूमत को, 5वां साल शुरू हो चुका है। मैंने आपको कहा कि ना लगाएं, 2.5 साल तो हो गए ना, तो ये 6 महीने निकाल दें, उसमें फ्लड भी था, ट्रंप भी था और वॉर भी थी। उससे पहले क्या हो रहा था? पहले तो इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब थे। उस पर हुकूमत ये कहती है कि हम डिफ़ॉल्ट से वापस लेके आए हैं। ये बात ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया, ये बात ठीक है, महंगाई को काबू किया, ये बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बातें जो ठीक नहीं हैं। आपने IMF से निगोशिएट बहुत पुअरली किया है। मुझे यकीन नहीं आता कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो इतने पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया उन्होंने देखी हुई है, उनकी निगोशिएशन स्किल्स क्या हैं कि आप सामने बैठे गोरे को कन्विंस नहीं कर सकते कि हमारी सिचुएशन क्या है। जो वो आपको एक वो क्या है कंडीशंस का सेट देता है, आप डाकिये की तरह ला के मेरे ऊपर मेरी जेब में से निकाल लेते हैं, तो आपकी स्किल किधर है बीच में? फिर मैं डायरेक्ट IMF से मैं डायरेक्ट क्यों ना बात कर लूं? मैंने मिनिस्टर के बीच में रखा हुआ है जिसने मेरे राइट्स के लिए उनसे बात ही नहीं करनी। तो IMF की कंडीशंस आ गई। फिर आप बताएं, ये पीपल्स पार्टी को आप बात करें जी, आपका 18वां साल शुरू हो गया है सिंध में, वो कहेंगे जी नहीं, वो जो 20 साल पहले जो आज से हुआ था ना, वो याद करें। यही हुकूमत अब कर रही है। या बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कन्विंसिंग जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए। किरण नाज साहिबा, एक कमेंट मैं आपसे भी ले लूं। जब हम कन्विंसिंग की बात कर रहे हैं तो IMF जो प्लान है या IMF का जो प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ हमारा मुल्क तो नहीं है, एशिया के कुछ दीगर ममालिक भी हैं, और जब वो भी इस प्लान में है या इस प्रोग्राम में है, तब भी वो ग्रोथ की तरफ तो जा रहे हैं। हम जो ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे, उसकी वजूहात फिर क्या है? हमारे जो गवर्नेंस है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है फिर। अच्छा, अभी तक जितनी पैनलिस्ट बात कर रहे थे ना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसमें एक बात अभी अफसार साहब ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से की कि अगर आप निगोशिएट ही बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे, तो अभी भी जो कुछ आटे में नमक के बराबर जो कुछ रिलीफ मिल पाया है, वो भी वजीर आजम साहब ने डायरेक्ट कन्विंस किया है IMF को, वरना फाइनेंस मिनिस्टर जो है उस पर भी कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि जिन स्लैब्स के ऊपर अगर कहीं टैक्स की छूट दी गई है या कहीं कहीं पर हमें कोई आसानी नजर आती है, तो वहां पर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं देती। जहां तक आप बात करें मसाइल, तो छोटे छोटे भी मसाइल हैं। एक मसला जो पिछले हम 3, 4, 5 दिन से देख रहे थे, एक टैक्स का एक मसला हमारे सामने आया, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ है
जो हमें नज़र आता है कि जो सेक्टर है, जो ताजर बिरादरी है, उसको टैक्स नेट में लाने में हमेशा हुकूमत नाकाम दिखाई देती है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि मेरी आपकी सैलरी जो हमारे अकाउंट्स में आती है, जिसे FBR देख सकता है, जिसके अंदर से वो टैक्स जितना उसके ऊपर वो सालाना इनकम बनती है उसके ऊपर से उतना टैक्स काट लिया जाता है। लेकिन अभी जो ताजर बिरादरी के लिए एक स्कीम सामने आई है, उसमें 25,000 रुपये आप जमा करवाएं, उसके बाद आप खुद बताएं कि मैं इतना इतना सालाना कमा लेता हूं, और उस पर 1% टैक्स आप दे दें हुकूमत को, और उस पर भी आपसे कोई सवाल नहीं होगा, उस पर भी कोई आपको देखेगा नहीं आके, आपका कोई ऑडिट नहीं होगा कि वाकई आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। तो फिर वो सैलरी क्लास, वो सैंडविच तबका जिसे हर साल ये आस होती है कि शायद हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उसको उस तरह का रिलीफ नहीं मिल पा रहा होता। और ताजर बिरादरी जिनको कई अरसे से कई हुकूमतों ने ये कोशिश की कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए, लेकिन उनके लिए इस तरह की पॉलिसी सामने आती हैं, और फिर वज़रा इस बात पर जो जस्टिफिकेशन देते हैं, वो कहते हैं कि दो चीजें देख लें, या तो वो टैक्स नेट में आए ही नहीं, या फिर उनको टैक्स नेट में लेकर आए। तो टैक्स नेट में लाने के लिए तो फिर हमारे साथ भी यही कर लें, हमें भी इसी तरह का रिलीफ दे दें। जहां तक एग्रीकल्चर के हवाले से बात हुई है, तो अभी बिल्कुल बात हो रही थी, मैं सिर्फ एक कमेंट इसमें ऐड करना चाहूंगी। एग्रीकल्चर के हवाले से बात हो रही थी, ज़राई मुल्क है हमारा, और यहां पर भी वही हमें मसाइल दिखाई देते हैं। IMF कहता है हुकूमत को, IMF फौरन जो सैंडविच क्लास है या जो आम तबका है जो वो 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, उसके लिए फौरी तौर पर पेट्रोल की लेवी में इजाफा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि IMF ने कहा है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अगर हम ज़राअत की बात करते हैं, तो इसके लिए भी तो IMF ने कहा, इसके लिए भी तो पिछले साल कानून साजी हुई, लेकिन फिर भी हमने देखा कि टैक्स कलेक्शन में सूबे भी नाकाम दिखाई दिए, हुकूमत भी नाकाम दिखाई दी, टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता। और उसका रीज़न हमारे सामने क्या है कि हमारी जो एलीट क्लास, या कह लीजिए जो हमारी पॉलिटिकल हलकों में लोग बैठे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा स्टेक है इसके ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर हुकूमत हाथ नहीं डाल पाती है। तो वही तमाम सेक्टर्स के जहाँ पर जो कह लीजिए मजलूम है, उसको ज्यादा मजलूम कर दिया जाए, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए, लेकिन जो आपका इलीट है उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। उनके टैक्स को भी हम जो खत्म नहीं कर सके। बिल्कुल सही फरमा रही है। एग्रीकल्चर का जिक्र हो रहा है, मैं शकील रामे साहब आपकी तरफ आऊंगा, फिर हम रियल एस्टेट पे बात भी करेंगे एहसन मलिक साहब से भी। शकील रामे साहब का मैं एक कमेंट ले लूं कि एग्रीकल्चर की जो बात हो रही है, इतना इग्नोर्ड कि हमें कहीं इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर नजर नहीं आया, जो कि हमारी GDP का 20% से ज्यादा है। देखें, ये हमारे GDP का 23.44% से जवाब लेने की बजाय सिर्फ अगर मैं आपको ये दिखा दूं, ये एग्रीकल्चर का मेरे सामने ये स्लैब्स हैं 2022 से 2026 तक। यहाँ पर जो मुझे 4.24 दिखाई दे रहा है, ये 22-23 में जब गवर्नमेंट आई उन्होंने 2.24, और जिस वक्त फ्लड था, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि फ्लड की वजह से भी फिर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, उसमें हम देखते हैं कि 6.4 पे चली गई, और फिर उसके बाद 24-25 1.53 और 25-26 ये 2.89। तो ये हाल है हमारे एग्रीकल्चर का। जी शकील रामे साहब, देखिए, ये हमारा जो कि GDP का 23.44% है, और लेबर का में जो इसका कंट्रीब्यूशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 37 to 38% बनता है। देना चाहूंगा एग्रीकल्चर के लिए जो हमारी पॉलिसी है वो है एंटी एग्रीकल्चर, एंटी फार्मर। हम देख लेते हैं कि जो पिछले सालों में एग्रीकल्चर में एक पहले भी मिसाल दिया है, जैसे एग्रीकल्चर की जो कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है, और उनकी जो प्राइसेस है उनको मैनेज कर रही है गवर्नमेंट। बंदे की पिछले साल जो कि गंदम पे पैदा हुई, तो फार्मर से बात करें, वो कहते थे 4,000 से ज़्यादा हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर मंथ, और गवर्नमेंट उनको कह रही थी 2,200 पे या 2,800 पे बेचो। अब मुझे अब कोई एक जस्टिफिकेशन दे दे कोई बंदा जिसकी कास्ट ज़्यादा है उसको कम पे बेचें, और इसी को उन्होंने कंट्रोल करते हुए कहा जी हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया, हमने फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है, मगर किस कास्ट पे की है इस पे किसी ने बात नहीं की। शकील रामे साहब, एक चीज बजट में जो जिक्र है मैं वो जरा ऐड कर दूं, वो सिर्फ ये है कि 7,50,000 छोटे किसानों को 300 अरब रुपए के कर्जा जात फराम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने इस बजट में कोई बात नहीं देखी है किसानों के हवाले से। देखें, जो इस पे भी मैं आपको बात करता हूँ, जो मैं बात उसी करना चाह रहा था कि जो एग्रीकल्चर है हमारे, अभी भी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, यानी पर एकड़ जो प्रोडक्शन होती है वो दुनिया में बहुत कम है। हमारे पास जो कि गंदम में देख लें, हमारे पास राइस को देख लें, राइस में भी इस साल को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट शो की है। आप कपास को देख लें, आप जिसको भी देख लें, वजह क्या है? एक तो हमारे पास क्वालिटी सीड नहीं मिलता, क्वालिटी इनपुट नहीं है। अगर इनपुट्स होती भी, मतलब जब खाद बेचने की बारी आती है तो गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट सेक्टर बिजनेस हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो होर्डिंग भी करते हैं कि वो उसकी कीमतें बढ़ाते भी हैं और उनकी अवेलेबिलिटी करते हैं, उस वक्त गवर्नमेंट खामोश हो जाती है। जब प्राइसिंग करने की बात आती है कमोडिटी की, मतलब गंदम की या राइस की, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं आप इस पर बेचोगे नहीं तो हमारा पुलिस वाला आपके घर पहुंच जाएगा। अब देखिए फार्मर ऐसी पॉलिसी में कैसे ग्रो करेगा?
आप उसका आपकी जमीन तो प्रोडक्टिव है सारा बिल्कुल कुछ वो है, ग्रो जिस नहीं कर आप पाएगा, नहीं कर साथ पाएगा। भी फरमा रहे थे। मैं एक कमेंट एहसन मलिक साहब से ले रहा हूँ रियल एस्टेट पे, रियल एस्टेट वाले से बात भी कर लेते हैं, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं एहसन मलिक साहब, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ।